नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के नैनीताल में वर्षों से एक इलाके में 4000 से ज्यादा घर बनाकर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन अब इन परिवारों में दहशत का माहौल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मंगलवार को फैसले का दिन था, लेकिन कोर्ट ने अगली तिथि तय कर दी है। सवाल सिर्फ हल्द्वानी का नहीं है, राज्य की राजधानी देहरादून में भी हजारों परिवार नदियों किनारे अवैध रूप से बसे हैं। तो फिर सवाल यह भी बनता है कि इन लोगों का क्या होगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। बुलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित थी, जिसके लिए हल्द्वानी पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। सुबह से ही शहर में लोगों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थी। हजारों परिवारों की सांसें अटकी रही, लेकिन किसी कारण आज फैसला नहीं आ सका और अब कोर्ट ने अगली तिथि 9 दिसंबर को तय की है। जहां आप खड़े हुए इस प्रॉपर्टी पे, ये भारत सरकार से डायरेक्ट नीलाम में खरीदी हुई है। यहाँ से ऊपर तक फ्री होल्ड भी है, कागज भी सब है, सुप्रीम कोर्ट तक कागज गए हैं, यहाँ के हमारे विधायक जी ने लगाए हैं। तो अगर रेलवे ये कहता है कि ये भी हमारा है, तो वो तो गलत है ना। रेलवे को देखना चाहिए कि आपको आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता है आपको उतनी जगह ले लें आप, कोई एतराज नहीं, किसी को नहीं। अब जो सरकार करेगी हमारे लिए भलाई करे या अच्छाई करे या बुराई करे, ये तो सरकार जाने। क्यों, हम तो किसी की बुराई नहीं करते हैं जी। हाँ, या तो उनका बसाने का कहीं पर करें इंतजाम, उजाड़ने से पहले बसाने का करें ना, फिर उजाड़ने से पहले। अब देखो ये तो गलत ही काम है ना, जो उजाड़ा जा रहा है मुसलमानों को। हमें ये तो एक सरकार परेशान कर रही है कि यहाँ से ये हटाओ, वहाँ से हटाओ। ऐसे में रेलवे की जगह ये यहाँ तक नहीं है, वो उधर है। तो ये तो एक वाली बात हो गई, एक परेशान करने वाली बात हो गई। क्या बताओ, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे। या तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि हाँ भी ये यहाँ जो रेलवे का मुद्दा उखड़ लिया है, तो इस जगह को अपने कब्जे में लेती। रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी में लगभग 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यहाँ 4365 परिवार काबिज हैं। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। साल दर साल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन विरोध की वजह से जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और अब 9 दिसंबर को फैसले के दिन तय हो जाएगा। अब जब से कांग्रेस की सरकार थी तो तब से तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उसके बाद में उन सरकारों ने भी करा है और ने भी करा है ये काम। उसने कहा जब हमें वोट नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ मुद्दा रखा जाए, तो उन्होंने ये मुद्दा रख दिया बीच में ला करके। उन्होंने ये जमीन जो है ये रेलवे की है। यही है कि मतलब हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। जब मतलब इन्होंने जब बस रहा था तो जब क्यों नहीं उजाड़ा, अब क्यों उजाड़ा। जब बसा दिया, सब कुछ हो गया, सारी बात हो गई, तो अब गरीबों को उजाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बताओ कहाँ जाएंगे गरीब, महंगाई के जमाने में कहाँ जाएंगे। पेट भरेंगे, खाना में घर बनाएंगे, या मतलब अपने पेट भरेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। हमें तो ये है कि हमें सरकार जब हमारा तोड़ेगी तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे बच्चों कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हम कहाँ छुपाएंगे अपना सर। तो हम बच्चों को सर छुपाने की जगह ढूंढेंगे या हम बच्चों को खाना खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे। हम गरीब आदमी हैं। हमारे जहन में तो ये बेटा टूट जाएगी तो हम कटोरा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। बस यही दिमाग में। क्या करेंगे बेटा, माना कि 4 बच्चे हैं, हमारे 5 है थोड़ा देर, मगर वो क्या करते हैं, रेता ही उड़ा के देते हैं तो खाते हैं, तो वो बेचारे सो जाते हैं मुँह लपेट के। हम क्या करेंगे, किसी को कोई चीज ऐसे जरा से छुएंगे तो हमें पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। इज्जत तो है, हम किसी का छू भी नहीं सकती बेटा, हम किसी के चीज। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यहाँ हजारों परिवार बसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं तो भी विभाग वर्षों तक खामोश क्यों रहा। इन सब के बीच बड़ी राहत की बात ये रही कि 18 मई 2022 को हाईकोर्ट ने सभी प्रभावित व्यक्तियों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन अधिकांश अतिक्रमणकारी भूमि पर अवैध अधिकार साबित नहीं कर सके। 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने रेलवे को 1 सप्ताह का नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, जिसके खिलाफ मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो जमीन के नेचर के विषय में कि वो रेलवे की है ये नहीं है,
क्योंकि वो नजुल भूमि है, ज्यादातर भूमि वहाँ सब नजूली है, और ऐसी इसका मतलब है राज्य सरकार की भूमि है। और फिर रेलवे को जितनी आवश्यकता है उतनी उनको दी जा सकती है, मगर आप सारी वसाहत को हजारों लोगों को कहाँ लेकर के जाएंगे? तो या तो उनको वहीं पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, या फिर जैसा राज्य सरकार से कहा गया है कि आप प्लान पेश करिए माननीय हाई कोर्ट ने, क्योंकि रिहेबिलिटेशन प्रमुख वो है, या तो वहीं बसाया जाए, वहीं पर बसे, और कुछ जमीन जितनी रेलवे की रिक्वायरमेंट है उतनी एसेस कर ली जाए, उतना उनको दे दिया जाए, बाकी जमीन पर लोगों को वहीं बसाया जाए। आप हजारों लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते। फिर मलिन बस्तियों के लिए हमारी विधानसभा का कानून है, हमने 2016 के अंदर कानून बनाया था, उस कानून के तहत वो कवर्ड है, उनको मालिकाना हक प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है, और फैसले से पहले आरोपों की राजनीति है। इन सब के बीच कई सवाल हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका को सवालों के घेरों में खड़ा करते हैं। सवाल है कि कभी भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा होता है तब विभागीय अधिकारी विरोध क्यों नहीं करते, क्योंकि भवन न बन जाने के बाद भी अधिकारी नींद से जागते नहीं हैं। सवाल ये भी है, क्या राजधानी में नदियों के किनारे अतिक्रमण कर हजारों परिवार नहीं बसे हैं? कई बार इस मामले में भी कोर्ट और एनजीटी का आदेश आया, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या फिर ये मान लिया जाए कि वोट बैंक के लिए ये राजनीति की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन 24/7। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज फैसला आना था, लेकिन अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुनाएगा, और सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। आखिरकार 39,000 से अधिक परिवारों का क्या होगा? आखिरकार उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाने जा रहा है? सभी की निगाहें टिकी हैं, लेकिन आखिरकार उनको किस तरीके से अतिक्रमण की जद पर जो लाया जा रहा है और उसके बाद इनको उजाड़ा जाएगा और उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। सीधे आपकी मुलाकात करा देती हूँ। राजेश्वर पैनोली जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, यूकेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। शांतनु गौड़, अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। और शांतनु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। बेहद महत्वपूर्ण फैसला आज आना था, लेकिन आज नहीं आ पाया। 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुरक्षित रखता है और उस दिन सुनवाई होने वाली, लेकिन आज क्यों नहीं? आज बेसिकली मैटर वाज नॉट टेकन अप, और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लेंथी आर्गुमेंट, सो 9 दिसंबर तारीख नियत की गई है, और उस दिन पूरे डिटेल्ड आर्गुमेंट्स होंगे, और उसके बाद पता चल पाएगा कि इसमें असली क्या बात आती है, क्या दोनों पक्ष क्या अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद इट शैल बी फॉलोड बाय अ डिटेल्ड जजमेंट। बट अब जैसे आपने मुद्दा शुरू किया, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मुद्दे पे आने से पहले ये देखना चाहिए कि उन लोगों को बसाया क्या, किसने, विभाग क्या कर रहे थे उस समय पे जो विधायक नीति थी, जो विधायक काम कर रहे थे, वो कौन सब लोग थे, उन सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि एट द कॉस्ट, आप लास्ट में देखें जब आप एक वीडियो प्ले कर रहे थे, उसमें एक लेडी रो रही थी, एट हुज कॉस्ट? आप पहले बसाएंगे और फिर उसके बाद उजाड़ेंगे, और उसके बाद ऐसी डिबेट होगी, और फिर आप बाद में बोल देंगे कि नहीं जी, इट इज़ अ मैटर रिलेटेड टू अ ब्यूरोक्रेट, फिर आप पुलिस प्रशासन के ऊपर डाल देंगे बात, फिर उसके बाद वो कोर्ट में लंबित हो जाएगा, और अल्टीमेटली बोलेंगे कि हमें कोर्ट का फैसला मानना पड़ रहा है, और उसको आप बेघर कर देंगे। इट इज़ सो ईजी। बट वो उसको, उस रूट कॉज को, उस पनपने कौन दे रहा है, उस प्रॉब्लम को शुरुआत कौन कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एट द लास्ट आप ये देखें कि इतना इजी है कि आप बाद में डीएम प्रशासन को इन्वॉल्व कर दें, पुलिसकर्मी वहां पे आ जाए, 100 पुलिसकर्मी वहां एकदम डैमेज हो गए। जब फरवरी 2024 में ऐसा हुआ, उसके बाद 5 लोगों की जान गई, ये आसान बात नहीं है। छोटे से प्रदेश में इतना अगर हम ये देखेंगे कि हम, अगर हमारी इस पे भी मॉनिटरिंग नहीं है, मैं देखता हूं हमें कहीं ना कहीं अपनी नीति और नियत दोनों को ही सुधारने की भी आवश्यकता होगी।
बिल्कुल शांतनु जी, नियत और नीति की आपने बात कही है, लेकिन प्रेम पंचोली जी, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी देखा किस तरीके से बनभूलपुरा को लेकर जब फैसला आना था या उस पर सुनवाई होनी थी, तो किस तरीके का माहौल, तनावपूर्ण स्थिति वहां पर उस वक्त पैदा हो गई थी। बहुत से लोगों की जान भी गई, आगजनी हुई, थाने को जला दिया, इस तरीके की स्थिति भी हम लोगों ने देखी। लेकिन एक तरफ और भी वो तस्वीरें हैं, जब इन्हें उजाड़ा जाएगा तो आखिरकार इन लोगों का होगा का। आखिरकार इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, क्या कुछ नीतियां सरकार ने बनाई हैं, क्या कुछ प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और तुरंत उस पर कार्रवाई भी होनी जरूरी है। अब आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि मुफ्त का राशन बांटना ठीक नहीं है भविष्य के लिए। तो ऐसा नहीं, हमारे न्यायालय या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी सुविधाएं हैं कि अगर हम 9 के 10 हो जाएं, 10 के 15 हो जाएं, तो हम किस तरह से अपने लिए क्या विशेष सुविधा कर सकते हैं और कैसे हम संतुलन बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम से बोल दिया कि जब से सरकार ने योजना चलाए मुफ्त राशन बांटने की, तब से अब तक उसका जो आउटपुट है उसके लिए न्यायालय को कहना पड़ा, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां जो सत्ता चलाती है वो तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उनको वोट लाना है। लेकिन न्यायालय के पास मानव अधिकारों के सुरक्षा के कई सारे अधिकार हैं कि जो देखते हैं कि अब मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। मीडिया की रिपोर्ट से लेकर के अब तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जगह बन गई है मीडिया की। सीमित मीडिया नहीं, असीमित मीडिया हो गया, उसके अलग अलग रिपोर्टों को लेकर के माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मुफ्त का राशन बांटना ठीक नहीं है। इसके जो परिणाम आने वाले दिनों में होंगे भविष्य में, वो परिणाम वो ऐसे आएंगे जैसे इस वक्त जो बनभूलपुरा और जो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जे हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि तब सरकार को आगाह नहीं किया होगा। जब वहाँ बस्ती बसी होगी, सरकार को आगाह किया होगा, न्यायालय ने किया है, सोशल एक्टिविस्टों ने किया है, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने वोट बैंक के चक्कर से कहा भी होगा। तो कहा उन्होंने वोट बैंक के चक्कर से कहा, लेकिन वो बात सही थी। कई बार क्या होता है कि प्रतिशोध जो है एक सकारात्मक होता है, सकारात्मक दिशा की तरफ होता है। तो इसको जो सत्ता वाली पार्टी है वो अनसुना कर देती है। उसके बाद जितनी भी सत्ताएं बदलती है वो हमेशा वोट बैंक के चक्कर से आज 4 परिवार के 40,000 परिवार जो आपकी रिपोर्ट कह रही है, और अलग अलग अखबारों में उसकी रिपोर्टें हैं। तो 40,000 परिवारों का मतलब क्या है कि लाखों लोगों को बेघर करना या लाखों लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन करना उनका, पर उसकी भी पॉलिसी नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकारों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब 2000 में जब हमारा राज्य बन रहा था, जब 2000 में हमारे देहरादून की जनसंख्या 4 से 5 लाख या मुश्किल से 9 लाख से आसपास, उससे ऊपर नहीं थी। आज आपको पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ 13 लाख लोग पर डे आते और जाते रहते हैं देहरादून के अंदर। कहाँ से आते हैं? मैं अपने परिवार की बात करूँ, हम तो 2 ही भाई हैं। मेरे पिताजी एक थे, लेकिन वो 3 भाई थे। तो मेरे ताऊ जी के 2 बेटे थे, वो खत्म हो गए, तो फिर अकेले पिताजी बचे, तो हम 2 ही भाई हैं। तो संतुलन देखो ना, आप पहले 7 थे, अब हम पहले 3 भाई थे, वो उनका भी फिर मैं अकेला रहा, लास्ट में बाद में मेरा भाई, तो हम 2 भाई हैं। तो मतलब ये फैमिली के संतुलन देखो आप, 4, 5, 3, 2 के आसपास घुमा। लेकिन जहां 40,000 परिवारों की हम ये कह सकते हैं कि अवैध है, तो इसका मतलब जो हमारे वकील साहब ने कहा, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ये बसाया किसने, उसका पता कर देना चाहिए। फिर करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से हम आधुनिक दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। हम अभी आपके साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, तो अगर सोशल मीडिया का नेटवर्क इतना तेज़ी से विकसित हुआ है, अमेरिका में लोग हमको सुन रहे हैं, और हमारे गांव में भी जहाँ अब सब जगह लगभग हम इंटरनेट से जुड़ गए हैं, आधुनिक के सारे संयंत्रों के साथ हम जुड़ गए हैं और आधुनिक समाज में जी रहे हैं। तो आप 40,000 परिवारों को न तो आप डिसमेंटल कर सकते हैं उनके घरों को, न आप उनको भगा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स भी एक मामला है, ह्यूमन राइट्स एक मामला है। अच्छा हो कि आप ये तय करें कि हमारे उत्तराखंड में या पूरे देश के अंदर, ये उत्तराखंड में नहीं है, सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे पूरे देश के अंदर हैं। आप जब रेल में आप सफर करेंगे ना, तो आपको भारत नजर आ जाएगा कि हम अभी कहाँ पर हैं। बिल्कुल।
तो इसलिए हाँ। पूरे देश में, ठीक है। हमारे देश में कई जगह जमीनें खाली है। एक बार तय कर दीजिए ना कि अगर हम 10 साल में 10 परिवार के 12 परिवार हो सकते हैं। देखो ये नेचर है, कई सारी चीजें हैं। बड़ी भीड़, बड़े बड़े फैमिली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत एक बहुत बिग फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है। हम इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुरंगी है, विविधता है इस देश के जी। अंदर। तो हमें यह सोचना है कि हमारा जो मास्टर प्लान है, जब हमने 2020 का प्लान बनाया, तो जो 2047 का प्लान है, क्या हम उसमें जाति, भेद, समुदाय को टारगेट करके अपने वोट बैंक ठीक को है। खड़ा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये देश के लिए खतरा है। सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के बीच से सवाल आ रहे हैं कि जब हम जाति द्वेष भावना से, समुदाय की भावना से हम मामले को उठाएंगे, इधर से ये कहेंगे, उधर से ये कहेंगे। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन है? जिसका निर्णय 9 तारीख आने वाला है, आज नहीं आ पाया, उसमें पार्टी कौन है? सरकार के साथ पार्टी कौन है? और जो व्यक्ति पार्टी बनाओ उसकी जांच कीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब आप वोट बैंक की राजनीति को लेकर के मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये बिल्कुल, बहुत इसी गलत बात पर है। आएंगे। लेकिन राजेश्वर जी देखिए, यहाँ पर आपसे बड़ा सवाल है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सभी की निगाहें टिकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो दृश्य है वो 40,000 परिवार किस तरीके से डर के साए में इस वक्त हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट वो क्या फैसला सुनाएगा, हम बेघर हो जाएंगे, हमारे घर टूट जाएंगे, हम लोग उजड़ जाएंगे। सरकार ने उनको लेकर क्या कुछ सोचा है? देखिए, एक तो मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक कहीं से धीरे धीरे परसेप्शन बनाया गया, जो सिविल कोड का परसेप्शन बनाया गया, जिसका कब्जा वो सच्चा, बाकी सब झूठे। उसी सिद्धांतों पे जो लैंड माफिया और जो उनके साथ ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियन का सहयोग रहा, तो वो लोग कब्जा दिलाते रहे और कब्जा दिला करके ये बताने की कोशिश करते रहे कि धीरे धीरे लैंड आपकी भी हो जाएगी, आप इससे। तो वो मानसिकता हमें कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी। और उसमें देखिए, जब भी आप कोई कड़ा कदम लेंगे, उसके कुछ न कुछ नुकसान भी सामने आएंगे। और लेकिन आप ही ने कहा ना राजेश्वर जी, धीरे धीरे करके ये लोग आते हैं, घर बसाते हैं, वहां रहने लग जाती है। लैंड माफिया इन्हें नाम दे दिया जाता है, लेकिन इन लैंड माफियाओं को पहले ही क्यों नहीं रोका गया? आपके विभाग के अधिकारी कहां गए थे तब उस वक्त? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये मिलीभगत है। कौन बसाता है इन्हें? वो काम करता है, कहीं ना कहीं सबकी सपोर्ट है उसमें, ऐसा थोड़ी कि सपोर्ट नहीं है। और एक परंपरा बना के दी गई कि जिसका खास करके लैंड में बड़ी सिविल में बड़े, जिसका कब्जा वो सच्चा। और आप मुकदमा लड़ते हो, एक आपकी पुत्र निकल जाएगी, दूसरी पुत्र निकल जाएगी, तो आप सच्चा। अब देखिए, इस केस में भी हाई कोर्ट ने बड़े क्लियर कट करके आप लेके आइए, आपके पास क्या कागज है, आपके पास क्या पत्र है, कोई लेके नहीं है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गुमेंट होगा। और एक ह्यूमन जो राइट, जो कि हमारे दोनों अधिवक्ता जी कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट एस्पेक्ट भी है, वो भी देखना चाहिए। और एक उनको भी दंडित किया जाना चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्या होता है कि स्पैन ऑफ टाइम, मान लीजिए कि 30-35 साल 40 साल का स्पैन ऑफ टाइम होता है, आप उसमें हर आदमी को चिन्हित नहीं कर पाते। लेकिन अब से, आज से, कल से, परसों से या जिस दिन से भी हम लोग कहने की बात करें, अब ये पूरी कोशिश शुरू हो गई है कि धन को पहले स्टेप पे रोका जाए। अधिकारियों और जो उनसे मिलीभगत जिनसे हुई है, उनको चिन्हित किया जाए, उनको कहीं ना कहीं ले जाकर के उनको जो प्रॉपर जो उनकी सजाएं हैं वो भी उसमें उनको मिले। ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो अधिकारी या दूसरे जो लोग उनसे बच जाते थे वो आगे भी बचे रहेंगे। ये अब आज से आप निश्चित समझिए कि ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला। और जो पुराना हो गया है उसमें किस एंगल से कितनी चीजें करी जा सकती है, वो भी देखने की बात है। और हम लोगों की पूरी सहानुभूति है, पूरा ये है कि ह्यूमन एस्पेक्ट जरूर देखा जाना चाहिए। जैसे जो हमारी बहन रो रही थी, वो एस्पेक्ट भी जरूर देखना चाहिए और सरकार उस एस्पेक्ट को देखेगी। बट सरकार ने वाकई में क्या इसको लेकर सोचा है या फिर सिर्फ भावनाओं की बात यहाँ पर की जाएगी? वाकई में इसको लेकर कोई प्रिपरेशन प्लान्स? ऐसा है कि हम जबरदस्ती कब्जा कर लें और फिर उसके बाद बोले तो हमारे हैं, और हम जानते हुए कि इलीगल काम कर रहे हैं, हम जानते हुए एक गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए और फिर बात करेंगे कि हमें क्या पता, सरकार के आदमी सो रहे थे, ये सो रहे थे, हमें तो हमने करा, उस टाइम हमें क्यों नहीं रोका? आपको जब पता है, आपको वेरी बिगिनिंग पता है कि आप इलीगल जमीन पे, इलीगल चीजों पे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मुझे लगता है कि
क्योंकि कांग्रेस के जो भी हमारे बड़े लीडर बोल रहे थे कि सरकार में ये, अरे लैंड लड़ाई किसकी है? रेलवे की। जमीन किसकी है? रेलवे की। तो रेलवे उस पर पार्टी रहेगा ही रहेगा। और रेलवे का आप क्योंकि कौन है सक्षम आदमी बताने के लिए? कोर्ट ही है। तो मैटर अभी सब जुडिस है, अभी मैटर आने दीजिए। ह्यूमन राइट एक्सपेक्ट के लिए आप अभी से सोचिएगा, आपका ह्यूमन राइट अभी से आप लेकिन सब चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा ना राजेश्वर जी, ऐसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता ना कि सीधे तोड़ फाड़ पे आ जाओ, एक्शन पे आ जाओ, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं उस पर ध्यान ही ना दिया जाए। बिल्कुल जी, ध्यान दिया जाए। आप कॉन्सिक्वेंसेज अभी की बात थोड़ी है। आप ये सोचिए कि अभी भी हाई कोर्ट में कहा गया था, 1 साल हो गए, अब ये दूसरा साल सेकंड ईयर चल रहा है। ऐसा नहीं ठीक है, है। और ये आज से तो है, काफी सालों से चल रहा है ना। तो आप सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, और कोर्ट भी देखिए, कोर्ट भी संवेदनशील भी है, और कोर्ट के पास भी सारे अधिकार है। जैसा कि हमारे प्रेम कंसोली जी भी बता रहे थे, कोर्ट के पास भी सारे अधिकार है कि ह्यूमन राइट का कैसे किया जाए, उनको कैसे कंपनसेट किया जाए। तो ठीक है, वो चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करके अपना फैसला सुनाएगा, और तब समझ आ जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। और इसी के साथ आशीष जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, देखिए तस्वीरें सबके सामने हैं, क्या कुछ हो रहा है हल्द्वानी के बनभूलपुरा में, किस तरीके से अतिक्रमण का मामला कब से चला आ रहा है, कितनी याचिकाएं दायर हो चुकी है और कब से ये मामला संचालित है। और अतिक्रमण कोई अभी 2-4 साल का नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है और यहाँ पर लोग बसे हैं। निशी जी, ये सरकार भस्मासुर है, जिसने उसको बनाया उसको ही ख़त्म कर दिया। एक 2013 में महामानव पैदा हुए और उन्होंने बताया कि जो है हम ऐसे मकान दे देंगे 2022 तक, पक्के छत होंगे, नल होगा, जल होगा, कांग्रेस की तरह नहीं, बहुत बढ़िया मकान दे देंगे। और जनता ने सपना देखा कि मेरा भी एक अपना मकान होगा। इन्होंने सब जनता को हर तरह के सपने दिखाए, 15 लाख रुपए दिखाए, सब कुछ दिखाए, पर आज गरीब से नफरत हो गई। आज गरीब को देखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी वाले। गरीब कहीं जिया, मतलब उनको 5 किलो चावल दे के इस तरह नकारा बना दिया, और उसके बाद आज उनको घर भी उनके उजाड़ने पे आ गए। ठीक है, जमीन जिसकी है उसको मिलनी चाहिए, उनकी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन मांगेगा और मांग रहा है, ठीक है। सरकार ने इस प्रकार से फोर्स लगा दी वहाँ पर कि जैसे वो आतंकवादी होंगे, उनके लिए पूरी फोर्स व्यवस्था कर दी। पर सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की। 1 साल का समय हो गया, पिछले साल की बात है जब इसमें केस सुप्रीम कोर्ट गया था। सरकार को इस 1 साल में अपने राज्य के नागरिकों के लिए, देखो नागरिक तो इस देश के ही होंगे, कहीं बाहर से तो आए नहीं होंगे, और बाहर से आए हैं तो आपने रहने कैसे दिए? आपकी इतने लंबे समय से आपकी भी सरकार है, तो अगर आपको पता है कि ये बाहर के हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अन्य देशों से आ रखे हैं, तो आपने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब आज आप अपने नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए आप इस प्रकार से फोर्स तैयार कर रहे हैं कि फैसला एक तरफ आए और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ आप तोड़फोड़ शुरू कर दें। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज बात मैटर इस बात का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जमीन किसकी है, जमीन जिसकी होगी उसे मिलेगी या मिलनी भी चाहिए, पर सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। और ये तो मोदी जी ने सपना दिखाया था सबको मकान मिलेंगे। अभी संसद में पिछली बार बोल रहे थे 4 करोड़ मकान बन गए, 6 करोड़ बन गए, कहाँ है वो मकान भाई? दे दो इन गरीबों को। और सरकार पे है व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है सरकार 1 रुपए में कई बीघा जमीन दे देती है, नीलाम कर देती है। क्या गरीब को नहीं दिया जा सकता? आप बताएं ना, ये कहाँ जाएगा ये गरीब? अगर आप इनके कल को मकान तोड़ देंगे, इन गरीबों के लिए आप क्या सोचते हैं कहाँ जाएगा? आप बताएं, आप चलो दुकान तोड़ दें, उसके बाद इनको मारा, क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे ये? कहाँ सोएंगे? क्या इनको जीने का अधिकार है कि नहीं है? इनको सरकार एक तरफ इकट्ठा करके मार दे सबको इस प्रकार से, अगर इस तरह से काम करना है। लेकिन देखें, सरकार गलत कर रही है। उनको किस तरह से डर के साए में उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल भी वहाँ खुले हैं, उनका वोटर कार्ड भी बना है, उन्होंने वोट दिया है निश्चित, चाहे किसी को दिया होगा, वोट तो जरूर दिया होगा। उन्होंने सपना देखा होगा, मुझे लगता है भाजपा को भी वोट दिया होगा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा भैया ये तो पक्के मकान देने वाले, हम कहाँ झुकी झोपड़ियों में रह रहे, तो आज उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए, फैसला तो आता रहेगा, दिसंबर 8 तारीख को आएगा, 9 तारीख को आएगा, 1 साल का समय था, सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी भी दो में से एक पक्ष होगा, या तो जगह खाली करनी होगी या रखनी होगी। अगर खाली करनी है तो उसके लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि सरकार का काम है अपने नागरिकों की रक्षा करना। आज भी देखें, अभी नगर निगम क्षेत्र में देख लें, दूसरे क्षेत्र में देख लें, आपको कंबल बांटे जाते हैं। क्यों बांटते हो कंबल? आप मत दो कंबल, मरने तो ठंड से, पर दिया जाता है ना, क्योंकि सरकार का काम है। जो बेचारा जो नहीं कर पा रहा उसको पालन पोषण करना, उसको रखना सरकार का काम है, सरकार दायित्व है। आप क्यों चावल देते हैं, क्यों राशन फ्री दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना, किसी के घर भर जाए, किसी घर में कोई भूखा ना सोए। तो भैया अगर भूखा नहीं सोए तो रहने का अधिकार तो है, इस धरती में तो रहेगा कि उसे कहीं दूसरे देश में भेज दोगे? और भेजोगे तो बताएं,
अपनी बात को बताएं कि हम चाहते हैं कि इनको हम दूसरे देश में भेज देंगे, लेकिन बताना पड़ेगा गरीब आदमी के साथ ऐसा अन्याय मत करो। इस गरीब की हाय बहुत भयंकर होती है। आप आज उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और किस प्रकार से रात को किस प्रकार नींद आएगी, इस कल्पना करने योग्य बातें हैं। तो सरकार को चाहिए इनकी दोनों तरीके से व्यवस्था, अगर इन पे जमीन रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाती तो ये कहाँ जाएंगे, इनकी व्यवस्था करके देना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक के लिए सरकार का, चाहे हमारा प्रदेश हो चाहे हमारा केंद्र हो, उनका काम है उनकी व्यवस्था करना। बिल्कुल सही बात है आशीष जी, लेकिन दीपक रावत जी, 9 दिसंबर की तारीख का इंतजार अब हर किसी को है। पहले आज की तारीख का इंतजार था, अब 9 दिसंबर की तारीख का इंतजार है। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, शायद 9 तारीख को भी इसका निर्णय नहीं निकलेगा कि पहले बात ये निश्चित कर लीजिए, 9 तारीख को आर्गुमेंट होंगे, आर्गुमेंट के बाद शायद कोई दूसरी तिथि मिल जाए और उसके बाद इसका निर्णय निकलेगा। तो अगर हम ये सोच के चल रहे थे कि आज निर्णय निकलने वाला था तो भी बहुत जल्दी थी, और अगर 9 तारीख का 9 दिसंबर की बात अगर हम जो कर रहे हैं, ये भी उस दिन भी निर्णय नहीं आने वाला है, क्योंकि उस दिन भी आर्गुमेंट होंगे, शायद आर्गुमेंट अगली डेट तक चलते रहे। पर विषय इस बात का है राजनीति का। देखिए, जब बनभूलपुरा में लोग बस रहे थे, जिसकी भी सरकार थी, चाहे वो केंद्र में थी तब, या राज्य नहीं बना था, राज्य बनने के पूर्व बसे थे या राज्य बनने के बाद बसे, हाँ, तब भी राजनीति थी। आज जब ये मुद्दा बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, बनभूलपुरा का उत्तराखंड में, तब भी राजनीति हो रही है। मतलब बिना राजनीति के अब ये मुद्दा हल ही नहीं हो सकता, और इसके गुणा भाग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है, या ये कहूँ कि मुख्य बिंदुओं से अब ये चर्चा हट के आने वाले बहुत सालों तक बनभूलपुरा भारतीय राजनीति में, और विशेष रूप से उत्तराखंड की राजनीति में, एक महत्वपूर्ण विषय बनकर रहेगा। और तमाम राजनीतिक दल जिनको नफा नुकसान इस बात से होने वाला है, वो उसको समय समय पर अपने अपने हिसाब से बनभूलपुरा से अपने अपनी रोटियां सेकेंगे, चाहे वो कोई भी दल हो। ठीक है, चाहे उसमें उत्तराखंड क्रांति दल हो, मैं सबसे पहले अपने दल को ले रहा हूं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो बिल्कुल इस मुद्दे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वो भी देखने वाला विषय रहेगा। और दीपक रावत जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस पर होनी भी चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और कोशनार में आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो यही है, क्योंकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख 9 दिसंबर की तय की गई है जब इस फैसले को सुनाया जाएगा। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार उन बनभूलपुरा में बसे लोगों का क्या कुछ होगा जब अतिक्रमण की जद पर आए। इन सभी पर कार्रवाई होगी, फैसले में क्या कुछ आएगा उसी पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं जो कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। शांतनु जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल हम लोग सभी से यही पूछ रहे हैं कि फैसला आएगा, उसके बाद क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आखिरकार कैसे उन बसे हुए परिवारों को अब सुरक्षित स्थानों पर भी सरकार बसाने की कोशिश करेगी, कैसे उनका रहन सहन का कार्य किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और कानून है मलिन बस्तियों को लेकर, आखिरकार वो कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर आपने जैसे एक ये बात करी कि क्या विकल्प होना चाहिए, तो उसमें लास्ट रिजॉर्ट तो यही बचता है कि मुआवजा दे दो या रिहेबिलिटेशन प्लान आप रखें। ये दोनों सरकार को सबमिट करने थे, बट अभी तक तो कोई धरातल पे वो आया नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कब तक ऐसा सिस्टम चलेगा। ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है कि पहले आप बसाएंगे, फिर उनको उजाड़ेंगे, फिर आप उनको मुआवजा देंगे या रिहेबिलिटेट करेंगे, बट एट हुज कॉस्ट? आपके और हमारे टैक्स अमाउंट जो है, आप उस टैक्स में ये सब काम करेंगे। मैं तो बल्कि ये यहाँ से आपके चैनल से एक ये भी विकल्प होना चाहिए कि जिन विभागों के उस समय के अधिकारियों के टाइम पे ये सब सारा काम हुआ है, या जो उस समय पे विधायक थे, जो उस समय पे जिनकी नीति काम कर रही थी, उनका जितना सैलरी इनकम है या उनके जो है वहां से ये एडजस्ट होना चाहिए ये अमाउंट। Why the unnecessary general public should be taxed about it?
दे शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल। इनसे सब लोगों से ये एफिडेविट लेना चाहिए, जो 4000 जो घर की बात आप कर रहे हैं, 40,000 परिवारों की, उन लोगों से एफिडेविट लिखना चाहिए एट हुज अश्योरेंस आपने वो घर बनाना शुरू किया। आप देखेंगे वहां पे 90% घर जब आप देखेंगे, वहां पे पानी का कनेक्शन भी होगा, वहां पे बिजली का भी कनेक्शन होगा, वहां पे सारी सुविधाएं उनके पास अवेलेबल होंगी। वो किसने दी? कहने का मतलब आप सब पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप सबका एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, बट क्या हम राज्य को भूल जाएं, उनके लोगों को भूल जाएं, जो टैक्स अमाउंट है उसको भूल जाएं, और फिर बाद में हम डिबेट में यहाँ आ जाएं? एक मिनट, अब आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए। पिछले 20 दिनों से एक बड़ा मुहिम, एक यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, हमारे एडवोकेट्स का ही चल रहा है। किसी को सूद नहीं है उसके बारे में। मैं कहता हूं एवरी इक्वल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। आप एक वकील, जो एक जिसे लर्नेड आप एक वर्ग कहते हैं, उसको रोड पे आना पड़ गया है, उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ गया है। मतलब इस लेवल पे आप आ गए हैं। मतलब राज्य में कभी हमने नहीं सोचा था। ये तो आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, हम तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके साथ ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है। वहां पे आप एक कोर्ट, जो एक बड़ा अच्छा प्रेमिसेस आज की तारीख में हमारे पास देहरादून में बना है, उसके साथ रैन बसेरा बनने की बात मुहिम छेड़ रहे हैं। चैम्बर्स का कुछ लेना देना नहीं है। जब आपकी नीति कोई चीज होती है, उसके ऊपर जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उस पे यही हमारे एडवोकेट बार एसोसिएशन होती थी, जो एक समय समय पे स्ट्राइक किया करती थी कि उसको कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में उसको कहीं ना कहीं उसका आवाज कहीं तो उठे। पर जब बात ये हुई कि जब सरकार ने ये बात करी, तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। बट अब उससे हुआ क्या कि अब ये जो आपके नॉर्मल जो ये मुद्दे हैं जो उठने चाहिए, उस पर कोई विषय या कोई बात ही नहीं होती है। जहां बल नहीं है वहां दल नहीं है, जहां दल नहीं है वहां बल नहीं है, और उसके बाद उसका कोई विचार या उसका कोई आगे कोई सुझाव भी नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। कहने का मतलब ये कब तक, और वो भी इसी मैटर में भी यही सब देखने को मिल रहा है। ये राज्य आप ये देखिए, इसकी डेमोग्राफी अलग है। इसमें 60% तो आपका फॉरेस्ट कवर है, सिर्फ 40% आपके पास बचता है, जिसमें आपको मरना है, जीना है, इंडस्ट्री चलानी है, परिवार चलाना है, घर चलाना है, आपको रहना है, मरना है, सब काम उसके अंदर करना है। और उस 40% में भी आप इलीगल एक्वायर करा रहे हैं, और उसके बाद आप फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन के नाम पे आप हाईकोर्ट के नाम पे ठिकरा फोड़ेंगे। आप बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, फिर लॉ एंड ऑर्डर को आप आज कर देंगे। जब ये पता चल गया था कि आज जो हमारी हियरिंग है वो आज नहीं हो रही है, आज फाइनल तय नहीं हो रहा है, आज आपने पूरी पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स वहां पे देखी। क्या आपको डराना था, धमकाना था? आखिरकार वो भी तो हमारे दे आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी मस्ट ट्रीट देम लाइक दैट। ठीक है, किसी के एश्योरेंस के ऊपर उन्होंने काम किया, बट हमें उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एट हुज कॉस्ट। लेट दिस बी द फर्स्ट केस ऑफ इंडिया जहां पे ये डिसाइड हो कि जो ऐसे बसाते हैं फिर देन दे आर टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दिस। बिल्कुल। पर ये बार-बार साइक्लिकल प्रोसेस, ये बार-बार डिबेट ऑल ओवर इंडिया, ये नहीं चलेगी कि 10-10 साल के बाद, 15-15, 20 साल के बाद हम पहले बसाएंगे, फिर उसके बाद उठाएंगे, और उसके बाद ऐसी डिबेट होगी, फिर हाईकोर्ट उस पे बोलेगा कि जी रिहेबिलिटेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब लेके आइए, और बाद में वो जो टैक्स अमाउंट है वो हमारा वहां पे जाएगा। This is a serious debate. This is a serious thing that has to be seen right from the state to the center level. ये जो कॉपी एंड पेस्ट की जो पॉलिसी आपने अपनानी शुरू करी है कि ठीक है जैसे और स्टेट में चल रहा है, वो यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की डेमोग्राफी सिचुएशन बहुत फर्क है, यहाँ के लोगों का विचार विमर्श वो सब अलग है, पहाड़ का सोचने का तरीका अलग है, प्लेन में कुछ और बात है, डेवलपमेंट अलग अलग जिलों में बहुत अलग है। कहीं हमारी बिजली पहुंच पा रही है, कहीं नहीं पहुंच पा रही है, कहीं हमारे साधन पहुंच पा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं पे हमारी ये न्यूज भी पहुंच पा रही है, कहीं नहीं पहुंच पा रही है। हमें बहुत सारी चीजों को देख के तब पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो कम से कम अपनी बुद्धिमत्ता से तो करें। ये काम थोड़ी है कि आपसे अगर वो नहीं हुआ तो आपने भेज दिया डीएम को वहां पे करने के लिए, आपने पुलिसकर्मी पे कर दिए, आपका थाना जल गया वहां पे, और उसके बाद आप शांत बैठे। व्हाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डिस्कसिंग दैट? ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो आगे पैदा हो रही है। मैं कहता हूं कोई भी आगे आए पॉलिटिकल लीडरशिप में, बट हम ये नेपाल का एपिसोड रिपीट नहीं होने देना जा सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सिविल राइट। पर ये सब जो ये आप ये देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ये जो चीजें एपिसोड होते चले जा रहे हैं, ये अंदेशा वहीं के लिए दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो हमारा बार एसोसिएशन के साथ अभी ये 20-25 दिन के लिए जो ये सिस्टम हुआ है, इसके लिए ये आप ये देखना, वकील लोग इसको भूलेंगे नहीं। और अभी जो नया इलेक्शन आ रहा है उसमें ये सब बातें उठेंगी और ये सब उसका जवाब देना पड़ेगा।
इट हैज टू बी सीन, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को देखना पड़ेगा कि इट इज अ मैटर ऑफ ए ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल। बिल्कुल, लेकिन राजेश्वर जी बड़ा सवाल यही है ना, और बार बार घूम फिर कर यही सवाल आ रहा है, क्या ये विभागीय अधिकारी उस वक्त गहरी नींद में सोए हुए थे जो अब जाग रहे हैं? पता चल रहा है कि रेलवे की जमीन पर कब्जा हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, और अब जाकर जब कार्रवाई होगी तो पिसेंगे वो मासूम लोग जो कि वहां पर किसी के कहने पर बसे थे, और वहां पर उन्हें वो पानी का कनेक्शन दिया गया, वहां बिजली का कनेक्शन दिया गया, उन्हें रहने के लिए वहां पर खुद बसाया गया है, वोटर आईडी बनाई गई है, सब कुछ करा गया है, उनका आधार भी बना हुआ है, लेकिन आखिरकार किस बेसिस पर? क्या वो विभागीय अधिकारी भी उन 40,000 लोगों के साथ जिम्मेदार होंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो 100% जो भी इन्वॉल्व लोग हैं वो इन्वॉल्व है। अब आपकी दूसरी बात आती है बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सब तो बीइंग ह्यूमन और बीइंग ए सिटीजन राइट, ये उन जगह पे जो अवैध जगह होती है उन जगहों पे भी दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिक एमिनिटी हमेशा सरकारें देती है, कोई भी सरकार हो, और ये उनके उसमें है अपने और किस बेसिस पर दिया जाता है राजेश्वर जी? किस बेसिस पर दिया जाता है? आप जिस भी जगह रह रहे हो, आप एक खंबे के नीचे भी रह रहे हो तब भी दिया जाएगा। देखिए, ये जो मुझे लगता है कि शायद हम आउट ऑफ डिबेट चले जाते हैं, हम ये मानने लग जाते हैं कि इसका आधार मिल गया, उसका लीगल राइट हो गया, या जिसको बिजली कनेक्शन मिल गया उसका लीगल राइट हो गया, या जिसको सिविल लाइन लग गई उसका लीगल राइट हो गया। तो बेसिक एमिनिटी जो आपको प्रोवाइड किया थी, इसका मतलब नहीं होता है कि इलीगल चीज लीगल हो जाए। लेकिन राजेश्वर जी, जिस मकान का एड्रेस वहां पर यूज किया जाता है वो मकान भी तो आप ही नहीं दिया है ना, फिर उसकी जरूरत नहीं होती क्या? वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स उसके यूज नहीं होते क्या? उसी जमीन का पानी का कनेक्शन, उसी जमीन की बिजली का कनेक्शन भी उसी डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, फिर आप उन्हें अवैध अतिक्रमणकारी बोल देते हैं। कि जब भी आप इलीगली ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब नहीं कि आपको बेसिक एमिनिटी नहीं दी जाए। बेसिक एमिनिटी के लिए आप इंटाइटल्ड हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके अवैध अतिक्रमण, अवैध आपकी जो इंटरफेरेंस, तो लोग जेल में रहते हैं उनको बिजली पानी नहीं दी जाती है, या लोग जेल में रहते उनका राशन कार्ड नहीं बनता, या जो लोग जेल में रहते हैं उनका आधार कार्ड नहीं बनता। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि बनभूलपुरा में तो काफी लंबे समय से ये लोग बसे हुए हैं, अतिक्रमण कर बैठे हैं, लेकिन क्या सिर्फ बनभूलपुरा ही पूरे उत्तराखंड में बचा है जहां पर अतिक्रमण हुआ है? बात देखिए, बनभूलपुरा या नहीं है, बात है रेलवे की प्रॉपर्टी रिक्वायर करने की बात है। रेलवे अपनी प्रॉपर्टी रिक्वायर करने जा रही है, इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। ये नहीं कर सकते तो आप हमारे यहाँ से तो स्टार्ट करो, मेरे पड़ोसी के यहाँ से स्टार्ट करो, ये आप नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। और दूसरी बात, एक बात आप कोर्ट रखिए कि कोर्ट, एक कोर्ट इन्वॉल्व है, मैटर सब है, लेट द कोर्ट कम फॉरवर्ड। आपको कोर्ट भी अपने लेकिन राजेश्वर जी, अगर आप इतना कोर्ट कर रहे हैं और इतनी कोर्ट की बात मानते हैं, तो बार बार हाई कोर्ट जब आदेश देता है, एनजीटी बार बार आदेश दे रहा है, राजधानी में नदियों के किनारे वो अतिक्रमण बसा हुआ है, तब तो कोई आदेश का पालन नहीं किया जाता, ना ही कोई एक्शन लिया जाता है, तब फिर सरकार कोर्ट क्यों नहीं करती? फिर उन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता? उनका भी करती है, उनका भी पालन होता है। आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप सुन तो लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि राइट ऑन आपके फ्रंट में हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट को एक प्रोसेस स्टार्ट करती है, और हम भी कोर्ट के पास जाते हैं कि ये प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, या इस प्रोसेस को ऑफ करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जो भी सरकारें जाती है, इसमें हमारे ये प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही है। आप समझिए, तो हमारे पास कोर्स नहीं है, या हमारे पास दूसरी अल्टरनेट नहीं है। आपने जो एनजीटी में जो भी आपने इलीगल ऑक्यूपेंट कहा, आपके पास अल्टरनेट जमीन कोई, आपको अल्टरनेट जमीन नहीं बताते हैं ना। देखिए, आप, मुझे ऐसा लगता है कि हम ही कह रहे हैं एक क्योंकि दूसरा भी चोर है, पहला भी चोर है, तो आपने दूसरे चोर को छोड़ा था तो पहले चोर को पकड़ा। हम सारे जो बेईमान और गलत काम करते हैं, हम उनको सबको पकड़ेगा, सबके साथ उसी ढंग का व्यवहार होगा जो इलीगल ऑक्यूपेंट की तरफ से होगा। और दिक्कत यही तो है राजेश्वर जी, पहले आपने बसाया, फिर उसके बाद आप उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल यही सब देखने को मिल रहा है। अभी तक तो नहीं हटाया गया ना, पहले तो चिन्हित किया ही नहीं गया ना, यही तो बड़ा सवाल है, पहले क्यों नहीं किया गया? पहले का एक मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पहले का एक परसेप्शन बनाया जाता है, पहले नहीं किया गया। आपके पास कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे आपके नॉलेज में आती है। सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती है या कोई चीजें रेलवे के पास ही, रेलवे ऑल ओवर इंडिया है, उसके बाद ऐसी कोई मशीनरी ठीक है आती हूँ राजेश्वर, आती हूँ। ठीक है प्रेम पंचोली जी, देखिए अभी मैंने इस बात का ही जिक्र किया, क्या सिर्फ बनभूलपुरा ही टारगेट में है या फिर राजधानी के अलावा भी और भी जगहों पर अतिक्रमण की जद पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर एक्शन होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं। बार बार हाई कोर्ट भी आदेश जारी करता है, एनजीटी आदेश जारी करती है, लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए भी वहां पर अतिक्रमण हो रहा है। फिर उसके बाद वहां पर उनको भी इसी तरीके से बसाया जा रहा है, उनके पास भी वोटर आईडी है, उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब अतिक्रमण की बात आती है उन्हें लैंड जिहादी बता दिया जाता है, लैंड माफिया बता दिया जाता है। तो आपने अभी जो एक सवाल पूछा था पैनोली जी से भी या और पार्टियों से भी, तो एक ही जवाब आया ना कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसी बात कर रही है। हाँ। अगर आपने कांग्रेस को पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तो भाजपा का काम, ये दूसरा एजेंडा है जाति धर्म में लड़ाई करवाना। और अगर आपने भाजपा को पूछा तो उन्होंने कहा ये हमने हमारे ज़माने में नहीं बसे। अल्टीमेटली आपको एक बात और समझनी है कि 5 साल पहले एक खबर आई थी कि हरिद्वार में एक नेता है और उसने लगभग 3000 फर्जी आइडिया बना रखी है। जब वो चुनाव लड़ता है तो वो सीधे बसों में भर करके आता है और वो बड़ा प्रभावशाली नेता था किसी पार्टी में, और आज वो नेता कहीं दिखता नहीं, क्योंकि जब वो बहुत मीडिया के लोगों ने जब उसकी सब चीज़ें निकाली, पूरी रिपोर्ट निकाली, तो आज उस नेता को कॉर्नर कर दिया उस पार्टी ने। मतलब पॉलिटिक्स देखो कितनी खतरनाक है। अब आप बनभूलपुरा में आइए, सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश, हमारे संविधान में, हमारे जुडिशियल देश का कभी ऐसा नहीं कहेगा कि ये बस्ती अवैध है, इनके लोगों को मार दो या बसों में भेज कर भर करके नदी में फेंक दो या समुद्र में फेंक दो। ऐसा निर्णय हमारा न्यायालय नहीं देगा। हमारा न्यायालय इस तरह का निर्णय देगा जो ये कल्पना की जा सकती है और जो आज तक हुआ है कि ये बस्ती अवैध है, सरकारी ज़मीन पे ये अवैध बस्ती है, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं इसकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी और इनको सुरक्षित जगह से पहुँचाने का काम सरकार का है। कौन सरकार? जो वर्तमान सरकार है। अब आप देखिए कि इधर से ये बताया गया कि जिन्होंने तुम्हें बसाया वो गलत है और अब हम तुम्हें अच्छी जगह बसाएंगे, हम सही है। तो कितनी खतरनाक चीज़ है। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा, गौड़ साहब ने कहा कि जो नागरिकों का जो अधिकार है, नागरिकों का अधिकारों की सुरक्षा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट की है। तो अब आप बताओ कि कितनी खतरनाक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये लोग। मैंने इससे पहले भी कहा कि न्यायालय में सरकार के साथ पार्टी कौन है और जो पार्टी बनी हुई व्यक्ति कौन है, ये बड़ा सवाल है। आपने देखा बनभूलपुरा में पिछली बार जब खबर आई तो कुछ लोग तो ऐसे कि जो विदेश चले गए भाग करके, उनकी कई एकड़ जमीन है। आप सोचो जरा कि जब आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जब आप स्टेशन से उतरेंगे तो आपकी जो मुलाकात है वो ऐसे लोगों से होगी जिनकी छत नहीं ऊपर। ठीक है, ऐसे लोगों से मुलाकात। ये देश का पहला स्टेशन है। आजू बाजू रेलवे लाइन पे आप देखेंगे कब्जा और का लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, तिरपाल में रह रहे हैं। लेकिन जैसे आप हल्द्वानी स्टेशन से बाहर आएंगे, वहां से लेकर के बनभूलपुरा तक लगभग 5-6 किलोमीटर जो 29 एकड़ जमीन जो बताई जा रही है, वो इसलिए वो 4000 परिवार बसे हुए वहां पे, जिनकी पॉपुलेशन 40,000 से ऊपर है। तो ये बड़ा सवाल है कि जब न्यायालय अगर बोल देगा कि आप इनकी इनकी सुरक्षा कीजिए, इनके लिए सुविधा दीजिए, तो फिर ये चुप हो जाएंगे। उसके बिहाफ पर पूरे प्रदेश में एक कैंपेन चलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कैंपेन सरकार कर रही है, सरकार इस तरह के कामों की पैरवी कर रही है, न्यायालय में पैरवी कर रही है, राजनीति के अंदर पैरवी कर रही है, राजनीति के अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, ये भविष्य के लिए, पूरे देश के लिए, अगर आप बनभूलपुरा को टारगेट कर रहे हैं या उसको माध्यम बना रहे हैं, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश में संकट आने वाला है अगर इस तरह की बात करें। अगर वो आया कहां से, जब उसका सारे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, तो ये तो बड़ा सवाल है ना। ये देश
देश पे बड़ा सवाल है। और फिर खुद ही सवाल उठाया जाता है कि डेमोग्राफी चेंज, देश की सुरक्षा पे सवाल है। ये क्या बात कर दी आपने। ठीक है। न्यायालय कभी नहीं कहेगा कि इनको मार दो, इनके ये अवैध लोग हैं, कभी नहीं कहेगा। दुनिया का जो इंटरनेशनल को न्यायालय है हमारा, जो जुडिशियल है, वो कभी नहीं बोलेगा कि इसको मार दो। समाधान के साथ फैसला सुनाया जाता है। ठीक है तो आशीष ये भाटिया क्या- जी, ये क्या मजाक है इन राजनीतिक दलों का। अच्छा हो कि आपके पास सुविधा है तो दीजिए ना सुविधा। जब आप आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, उनको घर भी उन्होंने जो ठीक है, बना ठीक रखा वहां पे दे सकते हैं सब कुछ, तो आप बना दीजिए ना। अब बनाने के लिए हमारे पास सुविधा है। आशीष आपको मैं जी, बता दूं कि शहरों है। में जितने मल्टीनेशनल स्टोरी बन रही है, जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसमें सुविधा दे रखी सरकार ने कि इतने, अगर आप 100 घर बना रहे हैं एक अपार्टमेंट में, तो इतने घर जो है उन लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। वहां उनको नहीं दिया जा रहा। वो जो गरीब का घर है ना, तो जो अपार्टमेंट बनाने वाला बिल्डर है ना, वो गरीब का घर किसको गिफ्ट कर रहा है, ये सवाल भी आएगा सामने पे। हाँ, बहुत ठीक है। खतरनाक आशीष जी, स्थिति है। आशीष जी फाइनल कमेंट होंगे आपसे। निशी जी, महामानव मन की बात में ये बात तो करता है बाकी इधर उधर की, पर ये बात नहीं करता कि अगर कहीं से 20-40 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी भी कभी बात की जाए। आप बोल सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के हितों में बोल सकते हैं, पर आप बोलते नहीं हैं। निशी जी, आज की डेट पे वकील सड़कों पर है, उपनल कर्मी सड़कों पर है, ओल्ड पेंशनर सड़कों पर है, शिक्षक सड़कों पर है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है, तो सब सड़कों पर है, तब भी भाजपा जीत जाती है। कैसे? सिर्फ चोरी कर करके आप लोग जीत रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया, 5-7-8 दिन में फैसला आना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सरकार को तैयारी इस बात की रखनी चाहिए कि अगर इनके अगेंस्ट फैसला आया तो इन्हें कहाँ जाना है, और अगर सरकार पे समाधान नहीं है तो हम बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी बैठी है, आप जाएं हमारे नेताओं के पास, उनसे पूछें इसका समाधान क्या होगा। वो निश्चित इनका समाधान भी बताएंगे, कहाँ व्यवस्था करनी है ये भी बताएंगे, और लोगों की जानों को बचाने का काम करेंगे। सरकार के बस का नहीं है। आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले सकते हैं, हमारे नेताओं से मिल सकते हैं, और हर नेता मुझे लगता है अपने आप में इतना सक्षम है कि वो राय देगा और वो बात बताएगा कि जिससे हमारी जनता प्रभावित ना हो और वो उनको मकान मिल सके। ठीक है दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, राजनीति, मैंने पहले भी कहा, राजनीति तब भी हो रही थी, राजनीति आज भी हो रही है, और राजनीति भविष्य में भी होगी। और जो पंचोली जी ने बोला, जो मेरा ध्यान था कि आने वाले बहुत सालों तक इस प्रदेश में बनभूलपुरा एक मुख्य केंद्र बिंदु बनने वाला है, जिससे कि पूरी की पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है या राजनीति की जो विचार विमर्श है वो बदलने वाला है। पर एक प्रश्न का आपके माध्यम से सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। शांतनु जी ने एक समस्या बताई थी, राजेश्वर पैनोली जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ कि अधिवक्ता समाज आज की डेट में देहरादून में सड़कों में है, आप स्वयं भी अधिवक्ता रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अधिवक्ता समाज सड़कों पे है, उनकी जो मांगे हैं वो जायज है कि नहीं है, और सरकार उनकी समस्या का समाधान कब तक करेगी? ठीक है राजेश्वर जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, और फाइनल कमेंट इसी के साथ चाहूंगी कि आखिरकार सरकार के पास वो क्या प्लान है, क्योंकि फैसला आएगा और फैसला किस तरीके से आएगा उसको भी हम पूरी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसको लेकर सरकार हाँ और ना में दोनों तरीके से कैसे तैयार है? देखिए, पहले बात तो दीपक जी की बात का जवाब दे दूं, तो मैं अभिवक्ता कभी भी नहीं रहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले भी रहा और आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरी पहली बात तो, दूसरी बात जायज है नाजायज है, कोई किसी को आप ऐसे तराजू पे नहीं तोल सकते कि कोई बात जायज है, तो उसके कई चीजें होते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर फॉरम है, उस चीज के लिए डिबेट नहीं है। उस डिबेट को जब होगी, उस डिबेट को उससे बात की जाएगी, उसके कंटेंट लेकर के उससे बात की। तीसरी बात आती है आपकी, देखिए अभी इमीडिएट क्या होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहले सरकार की क्या रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और फिर उन चीजों को पढ़ा जाता है। देखिए, कोई भी कोर्ट ऐसा कोई निर्णय नहीं देती है जिससे डायरेक्टली कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी कोई निर्णय नहीं देती। जैसे कि प्रेम प्रज्वली बता रही, डायरेक्टली आप प्रेम प्रज्वली और सभी लोग जानते हैं कि ऐसा भी कोई निर्णय नहीं कोर्ट देती है कि जिससे ह्यूमन राइट्स सामने वायलेट हो, इसलिए वो भी मान के चले कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का नहीं होगा। ठीक है राजेश्वर जी, कोई काम नहीं देती, तो सब चीजें देगी, कोर्ट भी टाइम देगी और सरकार भी संवेदनशील है। आप ठीक है राजेश्वर जी, माफी चाहूंगी, मुझे आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये चर्चा बेहद जरूरी भी रही है, क्योंकि बात प्रदेश की है और प्रदेश के उन रहवासियों की भी है जिनको अतिक्रमण के नाम पर तोला जा रहा है, लेकिन आखिरकार उन 40,000 परिवारों को कैसे यहाँ पर सरकार सुरक्षित रखने जा रही है, आखिरकार उनके लिए क्या कुछ सोचा गया है, और अतिक्रमण को लेकर जो बाकी जगहों पर भी हो रहा है,
सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद एनजीटी के कहने पर आखिरकार कैसे सरकार इस पर गंभीरता से कार्य करेगी, आगे के लिए क्या कुछ एग्जाम्पल सेट होने जा रहा है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय रहेगा। फिलहाल 9 दिसंबर की तारीख तय है जब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपना फैसला सुनाने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।